हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जूलॉजी की एग्ज़ाम में 75 में से 75 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 जिसका नाम है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के टॉप 50 BIMP MCQ। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। याद रखिए, ये वो सवाल है जो पिछले कई सालों से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर आपने आज इन 50 सवालों को अच्छे से समझ लिया तो एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आप भी कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया था डिट्टो वही आया, यानी कि सेम टू सेम वही आया। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, दुनिया के कोई भी यूनिवर्सिटी, आपका इस बार बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है और आपका पेपर MCQ बेस होना है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यह यूनिट आपको 75 में 75 दिलाने में बहुत ही इसका योगदान होगा। आज का यह सेशन सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि आपका एक प्रकार का टेस्ट है। दोस्तों, वीडियो जब स्टार्ट करते हैं आप लोग तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लिया करिए, ठीक है, जिससे कि आप उसका आंसर अपने से एक बार पता लगाएं, फिर 5 सेकंड रुक जाएँ। ठीक है, मतलब कि प्यारे विद्यार्थियों 5 सेकंड आप रुक करके और उस आंसर का पता लगाने में अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, और फिर वीडियो को स्टार्ट करिए और देखिए कि आप जो क्वेश्चन सोचे उसका आंसर सही हुआ कि गलत हुआ। इसी प्रकार से आप आपको आंक सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भी टाइप करना है। देखते हैं आज कौन सा चीता 50 में से 45 प्लस का सही जवाब देकर जाता है। तो क्या आप सब तैयार हैं? अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि स्कर्वी, क्या दोस्तों, स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी यानी कि स्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आना और घाव न भरना जैसे लक्षण यानी कि कैरेक्टर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि स्किन इज एसेसरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन इन, त्वचा श्वसन का सहायक अंग किस में होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉग में। ठीक है, जिसे एम्फीबियन भी कहा जाता है। एम्फीबियन यानी कि उभयचर, ये पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। मेढक अपनी नम त्वचा यानी कि मॉइस्ट स्किन द्वारा श्वसन करते हैं जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। यह पानी और जमीन दोनों पर सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को फैट सॉल्युबल विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए, डी, ई, के। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई और के वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं और ये हमारे शरीर के लीवर और वसा उत्कों में जमा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है, जो रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी या प्रतिबंधी किसकी कमी से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए जिसका नाम होता है रेटिनॉल की कमी से आँखों के रेटिना में रोडोप्सिन की कमी हो जाती है, जिससे रात या कम रोशनी में दिखाई देना बंद या बिल्कुल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि है, लगभग 1.5 किलो यानी कि 1.5 kg का होता है, जो पीत रस का स्राव करता है, बाइल जूस का। ठीक है, आई होप को आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि रिकेट्स डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है। तो रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां जो हैं कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती है। वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों का हार्मोन एडीएच इज सेक्रेटेड बाय,
एडीएच हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एडीएच जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, हाइपोथैलेमस द्वारा बनता है, लेकिन यह फर्स्ट पीयूष ग्रंथि यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा रस में स्रावित और संचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की लेंथ ऑफ ट्रेकिया इज, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 से 12 सेंटीमीटर, और इसकी व्यास जो है लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, और यह जो है सी आकार यानी कि सी शेप के कार्टिलेज के छल्लों से सुरक्षित रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि द कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर इज द, भोजन और वायु का सामान्य मार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फायरिंग्स। फायरिंग्स पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का एक कॉमन मार्ग है। इसके निचले हिस्से में एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 0.8 सेकेंड। यदि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो एक कार्डियक चक्र जो होता है सिस्टोल प्लस डायस्टोल का समय 16/72 इक्वल टू 0.8 होता है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कह कि जाइमोजन सेल ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूस, आमाशय की जाइमोजन कोशिकाएं क्या उत्पन्न करती हैं? ये जो उत्पन्न करती है वो एंजाइम उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? एंजाइम, यानी कि जाइमोजन सेल जो होता है सेल द्वारा निष्क्रिय एंजाइम जैसे पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का स्राव होता है, जो बाद में सक्रिय पाचक एंजाइम बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी। ठीक है, एमाइलेज, यानी कि अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में अग्नाशयी एमाइलेज यानी कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज पाया जाता है, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन आमाशय में और टाइलिन लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15, क्रैक वाउंड हीलिंग इनहेंस्ड बाय द विटामिन, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है। कौन सा? विटामिन सी त्वचा और ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए कोलाजन प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, जिससे घाव तेजी से भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की सिक्रेशन या सिक्रेटिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, यानी कि सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये जो स्रावित होता है वो कहाँ से होता है? ड्यूडेनम से। इससे ड्यूडेनम से सिक्रेटिन हार्मोन छोटी आंत के शुरुआती भाग यानी ड्यूडेनम, जिसे ग्रहणी कहा जाता है, कि यस कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। यह इतिहास में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वाशियोर। बच्चों के आहार में प्रोटीन की गंभीर कमी से क्वाशियोर नामक कुपोषण रोग हो जाता है, जिसमें बच्चे का पेट जो है बाहर निकल आता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरे आदि में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B3। विटामिन B3 जिसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसे 4D सिंड्रोम जैसे डिटरमेटिसिस, डायरिया, डोमेंसिया, डीथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन ई। विटामिन ई जिसको रासायनिक नाम बोला जाता है टोकोफेराल, को एंटी स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह जनन अंगों की सामान्य क्रियाशीलता और प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि कैल्सीफेरॉल इज, कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं? तो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? विटामिन डी को। और यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
सी विटामिन सी। अत्यधिक ताप संवेदी यानी कि हीट सेंसिटिव होता है, भोजन को पकाने या उबालने पर यह सबसे पहले और आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 23। आपका यूनिट A5 है, फिजियोलॉजी है, तो इसीलिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इससे पहले हम यूनिट 1, 2, 3, 4 का वीडियो करा चुके हैं। यदि अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, तभी आपका जो 75 में 75 का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। जितना कराया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ है दोस्तों, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर बताया ही जाता है जो एग्जाम में आता है। करेक्ट, हु इंट्रोड्यूस द टर्म फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी शब्द किसने दिया? इसको जो देने वाले थे उनका नाम था जीन फर्नल। कौन थे? जीन फर्नल। फ्रांसीसी चिकित्सक जीन फर्नल ने 1542 में सबसे पहले फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 24। ऑक्सिंटिक सेल्स आर फाउंड इन, ऑक्सिंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो पाई जाती हैं वो स्टमक में पाई जाती हैं, ठीक है। स्टमक जो होता है उसके दीवारों में पाई जाती हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का श्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई, फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं? तो जो फेफड़े हैं वो किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं? तो प्लूरा मेम्ब्रेन्स के द्वारा, ठीक है। फेफड़ों के चारों ओर एक दोहरी सुरक्षात्मक झिल्ली पाई जाती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं। हृदय पेरिकार्डियम से और मस्तिष्क मेनिंजीज से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि हाउ मनी सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, मनुष्य में लार ग्रंथियाँ कितने जोड़े होती हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 पेयर्स, ठीक है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी यानी कुल 6 लार ग्रंथि होती है। कौन कौन? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि स्टमक इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ एमाशय, किसके पाचन का मुख्य स्थान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। स्टमक में पेप्सिन एंजाइम और अम्लीय माध्यम HCl की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन शुरू और तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की इनर सरफेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज लाइंड बाई, यानी कि बड़ी आंत की आंतरिक सतह किससे बनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन इसमें हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सी, एपिथेलियम। संपूर्ण आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की आंतरिक सतह पर उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, यह कॉलुमन और एपिथेलियम से बनी होती है जो स्राव और अवशोषण में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मेनली अकर्स इन, यानी कि दवाओं का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टमक में होता है। कहाँ होता है? स्टमक में। हालांकि भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है, लेकिन कुछ साधारण दवाएं, एल्कोहल और पानी का अवशोषण मुख्य रूप से स्टमक की दीवार द्वारा ही शुरू होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आपने जो पढ़ा होगा वो तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे कराया जा रहा है उतना आपकी एग्जाम के लिए इनफ है, चाहे दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। विच इसेंशियल रोल इन प्लेड बाई लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया, यानी कि बड़ी आंत के जीवाणु कौन सा आवश्यक कार्य करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंथेटिक ऑफ विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बड़ी आंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु जैसे ई कोलाई हमारे शरीर के लिए विटामिन के और कुछ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का सिंथेसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि ऑन हाई माउंटेन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज ड्यू टू, उच्च पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई किस कारण होती है? क्योंकि वहाँ पे क्या होती है? डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिससे ऑक्सीजन का आंशिक दाब घट जाता है और फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि फूड इज स्टमक इज कॉल्ड, आमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है काइम। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? काइम कहा जाता है। मुख में चबाए गए भोजन को बोलस कहते हैं, जबकि आमाशय में जठर रस यानी कि HCl और एंजाइम के साथ मिलकर जो अर्ध ठोस अम्लीय पेस्ट बनता है उसे काइम के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वीडियो भी समझ में आ रहा होगा और एक्सप्लेनेशन भी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका एग्जाम कब लगा हुआ है। द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स स्टार्ट्स इज, यानी कि वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है? तो वसा का जो पाचन है वो स्टमक से स्टार्ट होती है। कहाँ से दोस्तों? स्टमक से, यानी कि लिपिड्स यानी कि वसा का हल्का पाचन आमाशय में जठर लाइपेज द्वारा प्रारंभ होता है। हालांकि इसका मुख्य और पूर्ण पाचन छोटी आंत में पीत रस और अग्नाशय लाइपेज द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेड है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
करेक्ट एंजाइम फाउंड इन सलाइवा इज, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, इसे आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा टाइलिन। क्या है दोस्तों? टाइलिन, जिसे लारी एमाइलेज भी कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को माल्टोज में बदलने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 36, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन, पीत रस कहाँ बनता है? तो जो पीत रस है प्यारे विद्यार्थियों को लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। यानी कि पीत रस का फॉर्मेशन जो होता है लीवर की कोशिकाओं में होता है, जबकि इसका अस्थायी संचयन यानी कि स्टोरेज और सांद्रण जो है गाल ब्लाडर में होता है। कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों? गाल ब्लाडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा प्यारे विद्यार्थियों को विच एंजाइम हेल्प्स इन कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध को फाड़ने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रेनिन। ठीक है, शिशु के आमाशय में स्रावित होने वाला रेनिन एंजाइम दूध के घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील ट्रायरा कैसीन यानी कि दही में बदल देता है, जिसे दूध का फटना या स्कंदन यानी कि कर्डिंग कहते हैं या कर्डलिंग। क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि विच जूस प्लेज एक क्रूशियल रोल इन फैट एब्जॉर्प्शन, वसा के अवशोषण में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस में मौजूद पीत लवण वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं और मिसेल्स बनाते हैं, जो वसा के अवशोषण के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, करेक्ट व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, श्वसन में किस प्रकार की ऊर्जा उपयोगी होता है या उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के अणुओं के ऑक्सीकरण के रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है और जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स शुड ईट ड्रिंक, मसूड़ों से रक्त स्राव होने पर क्या खाना पीना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स। मसूड़ों से खून आना स्कर्वी रोग यानी विटामिन सी की कमी का लक्षण है, अतः रोगी को खट्टे फल यानी कि सिट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू, संतरा, मौसमी खाने चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की कार्बोहाइड्रेट आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में अवशोषित होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनोसेकेराइड्स। पाचन तंत्र जटिल कार्बोहाइड्रेट को उनके सबसे सरल रूप यानी मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज में तोड़ता है, क्योंकि आंत की कोशिकाएं इसी रूप में उन्हें अवशोषित कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द वॉल्यूम ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड पर डे इन मेंस इज, मनुष्य प्रतिदिन कितनी लार बनती है? तो इसका आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 से 1.5 लीटर यानी कि 1 से 1.5 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का फॉर्मेशन होता है, जिसका पीएच हल्का अम्लीय लगभग 6.8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन एट पीएच 1.6 यानी कि पीएच 1.6 पर कौन सा एंजाइम प्रोटीन पचाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पेप्सिन। आमाशय में HCl के कारण माध्यम अत्यधिक अम्लीय यानी कि पीएच 1.5 से 1.8 होता है। इस उच्च अम्लीय पीएच पर पेप्सिन एंजाइम पूरी तरह सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि पेप्सिन डाइजेस्ट यानी कि पेप्सिन क्या पचाता है? तो जो पेप्सिन है वो एसिडिक इसमें प्रोटीन को पचाता है। कौन? प्रोटीन को। पेप्सिन एक प्रोटीयोलिटिक एंजाइम है जो जटिल प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि पेप्सिन इज एक्टिव इन, पेप्सिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, क्वेश्चन ये रिपीटेड है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ऑलमोस्ट लोएस्ट ड्यूरिंग, श्वसन की दर सबसे कम कब होती है? जब आप सोते हैं। कब दोस्तों? जब आप सोते हैं यानी कि स्लीपिंग। सोते समय शरीर की मेटाबॉलिक रेट जो है और ऊर्जा की मांग न्यूनतम होती है, जिसके कारण श्वसन की दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना O2 का वहन कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1.34 ml O2। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से संतृप्त होने पर 1 ग्राम शुद्ध हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि बोहर इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ, बोहर का प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2 एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि बोर का जो इफेक्ट है यह दर्शाता है
कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की सांद्रता या अम्लता बढ़ने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता कम हो जाती है और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। करा प्यारे विद्यार्थियों की द एयर इंटरिंग द लंग्स कंटेंस नियरली, फेफड़ों में प्रवेश करने वाली वायु में लगभग कितना O2 होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 21%। फेफड़ों में प्रवेश करने वाली वायु सामान्य वायुमंडलीय हवा होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20.95% या 21% होता है। तो ऑप्शन में 21 दिया है, ए दिया देता तो एक्यूरेट ए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 करें कि बोहर इफेक्ट इज ऑपरेटिव इन द, बोहर प्रभाव कहाँ कार्य करता है? ये जो कार्य करता है वो टिश्यू में करता है। कहाँ करता है? टिश्यू में। और क्यों करता है? ये चयापचय के कारण यानी कि मेटाबॉलिक के कारण CO2 का आंशिक दाब उच्च होता है, इसी स्थान पर बोहर प्रभाव काम करता है जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है और उत्तकों को O2 मिलती है। क्वेश्चन नंबर 51 करेक्ट क्लोराइड शिफ्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, यानी क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी CO2। ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट या इसको हैमबर्गर घटना भी कहा जाता है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में परिवहन के दौरान लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC और प्लाज्मा के बीच आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइमोट्रिप्सिन, यानी कि काइमोट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है। यानी कि काइमोट्रिप्सिन एक अग्नाशयी प्रोटीज एंजाइम है जो प्रोटीन पाचन के दौरान विशिष्ट एमिनो एसिड के बीच के पेप्टाइडो बंधों या पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एल्वेलाई। क्या होगा? एल्वेलाई। यानी कि फेफड़ों में स्थित वायुकोश की या वायुकोश ही वह प्राथमिक स्थान है जहां डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा रक्त और वायु के बीच O2 और CO2 गैसों का वास्तविक आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 करा कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन क्या वहन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ O2 एंड CO2। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है, लेकिन यह लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का परिवहन भी कार्बमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। क्वेश्चन नंबर 55 कह कि विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वसा के इमल्सीकरण में क्या सहायक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। यानी कि बाइल साल्ट, पीत रस में पाए जाने वाले पीत लवण यानी कि बाइल साल्ट जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट वसा के बड़े गोलकों को छोटे छोटे महीन कणों में तोड़ देते हैं जिसे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह कि बेस्ट सोर्स ऑफ केसिन इज, केसिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी काउस मिल्क। केसिन एक फास्फोप्रोटीन है जो मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है, इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन या फॉर पेप्सिडी, पेप्सिन के लिए उपयुक्त पीएच कितना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 से 2। आमाशय का वातावरण तीव्र अम्लीय होता है, इसलिए पेप्सिन एंजाइम के काम करने का सबसे अनुकूल यानी कि ऑप्टिमम पीएच 1.5 से 2 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 करा कि इन इलियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब, इलियम में निम्न में से क्या अवशोषित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बाइल साल्ट। छोटी आंत के अंतिम भाग यानी इलियम में मुख्य रूप से पीत लवणों यानी कि बाइल साल्ट और विटामिन B12 का पुनरावशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 कहा कि इनर लेयर ऑफ हार्ट, हृदय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो इसका आंतरिक परत जो होता है एंडोकार्डियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोकार्डियम। हृदय की दीवार 3 परतों से बनी होती है, सबसे बाहरी परत एपिकार्डियम, मध्य मांसपेशी परत यानी कि मायोकार्डियम और सबसे आंतरिक परत एंडोकार्डियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, द पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एमाइलेज। एक क्वेश्चन रिपीटेड है यानी कि अग्नाशयी रस में एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन और लाइपेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं जो पूर्ण पाचन में बहुत ही हेल्प करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है।
तो ये थे हमारे आज के यूनिट 5 के टॉप 50 यानी 60 क्वेश्चन VIMP MCQ जो आपके एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं। अब ईमानदारी से सब लोग नीचे कमेंट में बताना कि आपके 60 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं। मैं खुद हर बच्चे का कमेंट चेक करने वाला हूं। अगर आज क्लास आपको वैल्यू मिली हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और आपको पता होगा कि 50 लाइक का जो टारगेट है वो कंप्लीट होता है तो आपको नेक्स्ट यूनिट का प्रोवाइड कराया जाता है वीडियो। तो चाहे आप लोग जैसे कॉलेज ग्रुप फ्रेंड ग्रुप में जैसे ही वीडियो को शेयर करके आप लोग 50 लाइक का टारगेट जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपको यूनिट 6 का वीडियो देखने को मिल जाएगा। अपने सभी BSc वाले दोस्तों और कॉलेज ग्रुप में इसे शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली यूनिट की वीडियो आते ही सबसे पहले आपकी घंटी की फ़ोन की बज सके, ठीक है दोस्तों। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।